दोस्तों, पिछली 2 कड़ियों में आप पुंपुहार के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं कि यह शहर कितना पुराना है। इस बंदरगाह नगर की व्यवस्था, विशेषताओं और बाजार के बारे में जान चुके हैं। अब उससे आगे मैं इस समय अतीत के एक महान नगर की यात्रा पर हूँ, यह देखने के लिए कि आज जिसका नामो निशान नहीं है वह बंदरगाह नगर कैसा था। इतिहास से पता चलता है कि चोलों की शासन व्यवस्था सुसंगठित थी। वे बेहतरीन आर्किटेक्ट थे। उनकी सिंचाई व्यवस्था और कृषि प्रणाली उन्नत थी। उनके द्वारा बसाए गए नगर विकसित और व्यवस्थित थे। चोलों ने तंजौर में भव्य और विशाल मंदिर भी बनवाए, जो प्राचीन काल में भारत में बने मंदिरों में सबसे ऊंचे और विशाल हैं। चोलों के राज्यकाल में ही मूर्तिकला का समुचित विकास हुआ। इस काल में बनी पत्थर और धातु की मूर्तियां अत्यंत सजीव और कलात्मक हैं। चोलों के राज्यकाल में साहित्य पर भी बहुत काम हुआ और इस दौरान कई ग्रंथ लिखे गए। पुंपुहार के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत तमिल साहित्य है। इनमें तमिल महाकाव्य शिलापथिकरम और पट्टिन पलाई प्रमुख हैं। इसके अलावा संगम साहित्य जैसे मणिमेकलई, पुराणानुरु, अकनानुरु, नरिनई और सयावनम मंदिर के शिलालेखों से भी नगर के बारे में जानकारियां मिलती हैं। इन साहित्यों में चोल, चेर और पांड्य राजवंशों के समय की सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। समुद्र तथा जमीन पर पुरातात्विक उत्खनन में भी पुंपुहार के बारे में चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। शिलापथिकरम की माने तो पुंपुहार एक महानगर था। व्यस्त बंदरगाह वाला एक महान नगर, जहां देश के उत्तर के पहाड़ों से सोना तथा रत्न, दक्षिणी समुद्र से मोती, गंगा नदी के रास्ते से गेहूं और जहाजों पर विदेशों से घोड़े लाकर बेचे जाते थे। शिलापथिकरम के 5वें अध्याय में इस प्राचीन और ऐतिहासिक नगर की विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ प्रतिदिन पेड़ों की छांव में बाजार लगते थे। दिन वाले बाजार को नलंगडी और रात वाले बाजार को अलंगडी कहा जाता था। पुंपुहार के तटवर्ती जिला मारूरपक्कम में कई सीढ़ीदार मकान, अन्न भंडार और गोदाम थे। इसके बाहरी इलाके में मजदूर, यूनानी और अन्य विदेशी व्यापारी रहते थे और व्यवसाय करते थे। अलग अलग सड़कों पर ग्रीक यानी यवन के नाविकों, रेशम व्यापारियों, विदेशी व्यापारियों, बुनकरों, अनाज व्यापारियों, जौहरियों, रत्न व्यापारियों, कुम्हारों और हीरा निर्माताओं का कब्जा था। नगर में सब कुछ व्यवस्थित था। जिस जगह यवनों की दुकानें थीं, उसके बगल वाली सड़क पर बुनकर रेशम, फर और सूती कपड़े बेचते थे। वे इन कपड़ों की सिलाई में माहिर भी थे। शिलापथिकरम में ऐसे लगभग 32 प्रकार के कपड़ों के उल्लेख हैं, जो पुंपुहार के बाजारों में बिकते थे। इन बाजारों में रेशम के गट्ठर, बहुत बड़ी मात्रा में रत्न, सोना, मूंगा, चंदन, शुद्ध मोती, ईगलवुड, इत्र, अलग अलग अनाज और दालें बिकती थीं। सुपारी, तेल, आटा बेचने वाले अनेक छोटे छोटे व्यापारी भी थे। महिलाएं मीठे आटे की खीर बेचती थीं। इस बाजार वाली गली के पास जौहरी, तांबे की वस्तुएं और लोहे के औजार बनाने वाले कारीगर रहते थे। जौहरी मोती के हार, चेन, पायल, चूड़ियां, अंगूठियां, बाजूबंद जैसे आभूषण बनाते थे। इसकी अगली गली में कुशल दर्जी रहते थे, जो महंगे कपड़े सिलते थे। इसी तरह नगर में कई और गलियां थीं, जहां संगीतकार, मजदूर, बढ़ई, जो विभिन्न प्रकार के बर्तन, फर्नीचर, जहाज, खिलौने, हथियार, उपकरण और लकड़ी के रथ बनाते थे। आज का पुंपुहार भी हस्तशिल्प और कलाकारी के लिए विख्यात है। कहा जाता है कि उस समय रात की रोशनी में सोने, मोती और हीरों से बाजार जगमगाता था।
यह स्थान वशियाओं के चेट्टियार, जिन्हें सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय व्यापारिक समुदाय माना जाता है, उनका गढ़ था। चेट्टियार समुदाय के कुछ व्यापारियों का कारोबार मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया सहित दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। खास बात यह है कि मारवुरपक्कम में राजस्व विभाग का बहुत बड़ा दफ्तर था। यहाँ सीमा शुल्क अधिकारी तैनात होते थे जो विदेशी व्यापारियों के माल पर कस्टम सील लगाते थे। इसे टाइगर सील भी कहा जाता था। ये अधिकारी तब तक आयातित माल को शिपयार्ड से हटाने नहीं देते थे जब तक कि सीमा शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता था। पुहार में पुरातत्वविदों को खुदाई में चौकोर तांबे के सिक्के मिले हैं, जिसके एक तरफ बाघ और दूसरी तरफ हाथी अंकित हैं। शायद यह वही कस्टम या टाइगर सील है जो सीमा शुल्क वसूली के बाद अधिकारी व्यापारियों को देते थे। इसे दिखाने के बाद वे अपना माल शिपयार्ड से बाजार में ले जा सकते थे। यह प्राचीन नगर कावेरी नदी के मुहाने पर बसा था, जहां यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बार बार कटाव के कारण संगम चोल काल के बाद नगर का एक बड़ा हिस्सा बंगाल की खाड़ी में समा गया और अंत में सुनामी के कारण ईसा पूर्व 300 में यह समृद्ध नगर समुद्र में डूब गया और इसी के साथ नगर की सुंदरता, भव्यता और समृद्धि जलमग्न हो गई। अब एक छोटा सा गांव बचा है जहां पुराने नगर के अवशेष शायद ही दिखते हैं।